Hey everybody and welcome to Knowledge is Fun 2020 जहां पर आज आप आखिरी बार स्वीटी से मिलने जा रहे हैं क्योंकि ये है उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण का लास्ट वीडियो। ओके, तो कॉपी और पेन लेके आ जाओ एज यूजुअल और जो पॉइंट्स मिले उनसे अपने नोट्स बनाओ। ये बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। क्लियर। और इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है मानकीकरण चिन्ह और कौशल और कार्यक्षेत्र। इस साल होम साइंस का जो सिलेबस है वो इतना एप्लीकेशन बेस्ड है कि बच्चों को ये बिल्कुल क्लियर समझ में आता है कि इस टॉपिक को करके हमारी जिंदगी में हमें क्या फायदा होगा, हम इसको करियर कैसे बना सकते हैं। और अगर आप करियर हर चीज को ना भी बनाओ तो ये सारी चीजें आपकी अपनी डेली लाइफ में यूज होंगी और इसी तरह से आप इसे पढ़ो तो इंटरेस्टिंग भी रहेगा और एग्जाम में आपके काम भी आएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स या मानकीकरण चिन्ह। ये सारे निशान आपने देखे हुए होंगे, आईएसआई का, एगमार्क का, एफपीओ, हॉलमार्क, एफएसएसएआई, तो सब जगह देखा होगा। तो मानकीकरण चिन्ह क्या होते हैं? उपभोक्ता संरक्षण की ये दूसरी कार्यविधि है। पहली कार्यविधि वो थी जो कि कानूनी थी, जिसमें कि कानून ने हमें अधिकार दिया था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कि किस तरह से आपके अधिकार थे। तो ये दूसरी विधि है जिसमें कि उपभोक्ताओं को मानकीकरण चिन्ह वाले जो उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित की जाती है। तो जब आप सामान देखते हो आपको पता चल जाता है कि सामान अच्छी क्वालिटी का है। उपभोक्ताओं को मानकीकरण चिन्ह वाले ही निशान खरीदने चाहिए। आपको याद होगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज में था कंज्यूमर की, अगर ना याद हो तो ये यहाँ पर लिंक मिलेगा आपको, उसको क्लिक करके रिवाइज कर लेना। विभिन्न मानक चिन्हों और उनके अंतर्गत आने वाले जो उत्पाद हैं उनके बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे आप इसमें करियर बनाए या ना बनाए। और गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए मानकीकरण एक प्रमुख आवश्यकता है। तो आपको समझ में आ रहा है होम साइंस का हर टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं आईएसआई का निशान। ओके, आईएसआई का जो निशान है आप देखो कितनी सारी तरह की चीजों पे है। ये मिनरल वाटर की बोतल है, ये बच्चों का खाना है, यहाँ पर पानी की टंकी है, सीमेंट है, तो बहुत सारी चीजों पर है। तो आईएसआई का जो निशान है ये भारत मानक ब्यूरो या बीआईएस द्वारा दिया जाता है। ये जो संस्था है इसे हम पहले कहते थे भारतीय मानक संस्थान आईएसआई, और इसी आईएसआई के पीछे ये निशान बना था। अब ये जो लाइसेंस है ये विनिर्माताओं को जारी किए जाते हैं जिनके उत्पाद प्रासंगिक मानकों को पूरा करते हैं। मतलब आईएसआई ने मिनिमम स्टैंडर्ड्स लगा दिए और उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है उसको पूरा करेगा, वही खरीदेगा। मान लीजिए जैसे ये एग्जाम हो रहा है आपका, ये मिनिमम मार्क्स है, ये 33 होते हैं आपके मार्क्स। अब 33% अगर आपको मार्क्स चाहिए तो अगर आपके 33 हैं तो फिर आप पास हो गए, और 33 नहीं है तो आप फेल हो गए। उसी तरह से मिनिमम स्टैंडर्ड्स लेकर दिए यहाँ पर आईएसआई ने। अगर ये निशान उसका पूरा हो गया तो उसे आईएसआई का निशान मिल जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो उसे आईएसआई का निशान नहीं मिलेगा। तो ये जैसे ही क्लियर करता है तो इसलिए आपको आईएसआई वाले निशान के ही सामान खरीदने चाहिए। भारत में कई सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनमें आईएसआई का निशान मिलता है। उसमें खाद्य वस्तुएं भी हैं और अन्य उत्पाद भी हैं। खाद्य वस्तुएं जैसे फल, सब्जी, मांस उत्पाद, सुगंधित मसाले, संसाधित खाद्य पदार्थ, सोया उत्पाद, कैंडी, टॉफीज, पेय पदार्थ जैसे ये, इन सब पे आईएसआई का निशान मिल सकता है। और खाने के अलावा अन्य चीजें जैसे विद्युत उपकरण, आप प्रेस लेने जाओगे या ब्लोअर हीटर लोगे उसमें भी आईएसआई का निशान होता है। साबुन, डिटर्जेंट, पेंट, कागज, इन सब के ऊपर आपको आईएसआई का निशान मिलेगा। कुकर आप लेने जाओ उस पर आईएसआई का निशान, नॉन स्टिक लो उस पर आईएसआई का निशान। तो योजना के दायरे में आने वाली कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनके लिए प्रमाणन आवश्यक है, अनिवार्य है, जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें मैन्युफैक्चरर अपनी चॉइस से आईएसआई लेता है ताकि लोगों को उसकी क्वालिटी का पता चल सके। उसके बाद हम आते हैं एगमार्क। एगमार्क जो है ये मानक भारत सरकार द्वारा दिया गया है और भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। क्लियर। तो ये जो भारत सरकार का है वो आईएसआई द्वारा दिया गया था। ये मंत्रालय आ गया ना, यहाँ पर मंत्रालय आ गया, इसका मतलब ये भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। और इसमें देखिए दो शब्द हैं, पहला है एग और दूसरा है मार्क। अब एग का मतलब हो गया एग्रीकल्चर, मतलब कृषि, और मार्क का मतलब हो गया निशान। तो ये किन चीजों पर दिया जाएगा, ये किस चीज का प्रमाणीकरण निशान है? कृषि के लिए जो भी वस्तु हैं, कृषि पदार्थ जो भी हैं, उनके लिए ये मार्क बनाया गया है। तो ये विशेष रूप से किसी भी कृषि उत्पाद के लिए जरूरी है। तो इसमें कौन कौन सी चीजों पर होता है? साबुत मसाले, पिसे मसाले, दाल, तेल, गेहूं, दूध और दूध के बने पदार्थ, शहद, मुरमुरे, चावल, टेपियोका, साबुदाना, बेसन, आटा, कितनी चीजें आप देखोगे और उन सब पे निशान होता है। ये देखिए ये एगमार्क का निशान है। ये
तेल है, तेल का लेवल उस पर भी एग मार्क है, धनिया पे एग मार्क है। तो इस तरह की खाने की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, कृषि पदार्थ है, उन पे एग मार्क होता है। फिर हम आते हैं एफपीओ या फिर फल उत्पाद आदेश। ये जो है ये भी भारत सरकार द्वारा ही दिया जाता है। एफपीओ का ये निशान दिख रहा है आपको, ये भी कई चीजों पर मिलेगा और भारत सरकार द्वारा तो दिया जाता है, लेकिन मंत्रालय अलग है। ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और ये बताता है कि भारत में फल प्रसंस्करण उद्योग अगर शुरू करना है तो ये लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। फल और सब्जियों से रिलेटेड अगर आप कोई भी पदार्थ बनाना चाह रहे हो तो एफपीओ लेना जरूरी है, क्योंकि ये आश्वासन देता है कि उत्पाद जो है उसकी विश्वसनीयता पूरी है और वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किन चीजों पे लगता है ये? भारत में बेचे जाने वाली सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों पर ये अनिवार्य है जो भारत में बिक रहे हैं, जैसे कि डिब्बाबंद पेय पदार्थ, आप अगर स्क्वैश लेके आते हो, जैम ले रहे हो, अचार ले रहे हो, मुरब्बा खरीद रहे हो, निर्जलित फल उत्पाद खरीद रहे हो, आप इस तरह की अगर कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो उस पर आपको एफपीओ का निशान मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, आंवले का ये मुरब्बा है, यहाँ पर कोक है, स्क्वाश आप ले रहे हो, किसान का खरीदते हो कोई भी, तो उन सब पे, सॉस खरीदा है आपने, मैगी का खरीदो किसी का भी, तो उसमें एफपीओ का निशान जरूरी होगा। और ये दो मानक सेट करता है। पहला तो ये है कि फल और सब्जियों के जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता बिल्कुल फिक्स्ड है, संसाधन की जो सुविधाएं हैं और जिस तरह से वो बनाया गया है वैधानिक न्यूनतम मानकों को निर्धारित करता है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स है। कंपनी उससे अच्छा तो बना सकती है, लेकिन उससे खराब होगा तो उसे एक मार्क नहीं मिलेगा। उसके बाद विभिन्न जो फल उत्पाद हैं उनमें धातु संबंधित जो संदूषक या पर्यवेक्षक हैं उनकी भी सीमा निर्धारित करती है। इनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि अगर उसमें प्रिजर्वेटिव डला है, रंग डला हुआ है, एडिशनल फ्लेवर्स डले हैं, तो उनका भी बताता है कि कितना वो यूज कर सकते हैं, उस मात्रा से ज्यादा वो डाल नहीं सकते। जैसे अब आप यहाँ पर देखिए, मुरब्बा हो गया, नीचे आपको अचार का लेबल दिख रहा है, इन सब पर एफपीओ का निशान है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, कंटेन्स कैफीन, ये मेंशन करना, इस तरह की चीजें बताना ये एफपीओ के निशान के लिए जरूरी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा होगा एडिड कलर्स, एडिड फ्लेवर्स, ये सब बताना जरूरी है और सीमा के अंदर ही। अगला आता है वूल मार्क। नाम से ही क्लियर है किन चीजों को मिलेगा, वूल वाली या फिर ऊन वाली। तो ये जो प्राधिकरण है अच्छी गुणवत्ता की ऊन और ऊनी वस्त्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊन सचिवालय का मानक चिन्ह है। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से हुई थी, अब ये पूरी दुनिया में चलता है और ये आश्वासन देता है कि जो ऊन आपने खरीदा है वो बिल्कुल शुद्ध है। ये जो है किसी और रेशे का नहीं है, ऊन में बिल्कुल मिलावट नहीं है, ये बिल्कुल प्योर ऊन का बना हुआ है। ये दिख रहा है प्योर न्यू वूल, ये इसका निशान है जो कि दर्शाता है कि इसमें सिर्फ ऊन है और प्योर ऊन, नेचुरल ऊन के अलावा कुछ नहीं है। ये रजाई है, ये जो रजाई है ये भी ऊन की बनी है, लेकिन अब इसके 3 वेरिएशंस भी हैं। आपके सिलेबस में तो नहीं है पर पता होना चाहिए। ये जो निशान है, अगर इसमें काले रंग का बैंड है तो ये दिखाता है वूल मार्क का ब्लेंड है, ये प्योर वूल नहीं है। और अगर तीसरा वाला निशान है तो ये वूल का ही ब्लेंड है, ऊन में ही कुछ मिला हुआ है, ये प्योर वूल नहीं है। तो अगर आपके एग्जाम में कोई और सिंबल आता है तो वो वूल मार्क प्योर नहीं है, वूल मार्क का सिंबल ये वाला है। फिर हम आते हैं सिल्क मार्क। वूल मार्क की तरह ही सिल्क मार्क है, ये इसका निशान है और सिल्क की जो वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर ये निशान आपको मिलेगा। ये दर्शाएगा कि जो कपड़ा आपने खरीदा है उसमें 100% प्राकृतिक रेशम है। सिल्क जो है वो बिल्कुल नेचुरल है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई सिंथेटिक सिल्क नहीं है। और ये सिल्क मार्क जो भारत के लिए सिल्क के कपड़े होते हैं उन सब में देना जरूरी होता है। ये प्रमाण देता है कि सिल्क मार्क जो है वो प्योर सिल्क का है और इसको देता है सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया है। इसको याद हो सकता है ना एग्जाम में, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। इसका उद्देश्य ये है, एक और उद्देश्य है, मतलब पहला तो ये है कि आपको सिल्क की क्वालिटी बता रहा है कि बिल्कुल प्योर सिल्क है। दूसरा ये है कि ये शुद्ध रेशम को प्रोत्साहित करता है। सिल्क की डिमांड भारत के अलावा और बहुत सारी कंट्रीज में भी है, तो ये जो है प्योर सिल्क के इस्तेमाल को प्रोत्साहित या मोटिवेट करता है, क्योंकि अब तो सिल्क की बहुत सस्ती सिल्क भी आती है जो कि नकली होती है, तो ये प्योर सिल्क बताता है। देखिए आप, ये जो साड़ियां हैं इनके ऊपर सिल्क मार्क है, मतलब इनमें कोई मिलावट नहीं है, ये नेचुरल सिल्क की बनी है। और आखिरी जो हम आज करेंगे सिंबल वो है हॉलमार्क। देखते ही समझ में आ गया किस पे होता है? बिल्कुल आपने सही बताया, ये मूल्यवान धातुओं जैसे प्लैटिनम, चांदी, सोना, इन सब के आभूषणों पर होता है और ये इनका मूल्यांकन भी करता है और जांच भी करता है। मूल्यांकन मतलब जैसे कि सोना जो है 18 कैरेट का भी मिलता है,
20 कैरेट का भी मिलता है, 22 कैरेट का भी मिलता है और 24 कैरेट, 23 कैरेट, हर चीज के इसके ऑर्नामेंट्स होते हैं। तो मूल्यांकन और जांच करके बताएगा कि आपने कौन सा वाला सोना खरीदा है, और इसकी जांच जो है हॉल मार्किंग केंद्रों पर ही की जाती है। फिर ये प्रमाण देता है कि जो सामान आपने जो धातु खरीदी है उसकी शुद्धता और उत्कृष्टता कितनी है। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों स्टैंडर्ड्स को ये सूट करता है। तो इस निशान का सामान आप पूरी दुनिया में कहीं भी बेच सकते हैं। 18 कैरेट का है तो आपको उसका दाम मिलेगा, 20 का है तो उसका दाम मिलेगा। अब ये जो है आधा जो आभूषण है ये भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं चलो ये भी देखते हैं। जो ज्वेलरी होती है उस पर निशान आप पढ़ते कैसे हो, कैसे होगा, कभी खोल के देखना, उसमें ये सारे निशान आपको मिलेंगे। ये तो हॉलमार्क का निशान हो गया, ये तो BIS देगा ही देगा। फिर ये जो 916 लिखा हुआ है ये आपको बताता है गोल्ड अगर है तो कितना प्योर है। अगर ये फिगर बदल जाएगी तो आपकी गोल्ड की प्योरिटी बदल जाएगी। मान लीजिए 22 कैरेट का गोल्ड होता है तो अगर आप 24 का खरीदोगे तो फिगर और बड़ा हो जाएगा, 18 का खरीदोगे तो छोटा हो जाएगा। फिर ऐसे सेंटर का मतलब कहाँ पर इसकी चेकिंग की गई है। फिर ज्वेलर जो भी तो अपना निशान लगाएगा, कल को आप बेचने जाओ तो उसे पता तो होना चाहिए आपने उसकी दुकान से खरीदा है या किसी और से, तो यहाँ पर ज्वेलर का अपना निशान होगा। और फिर किस साल में हॉलमार्क का निशान लिया है वो भी इस पे मेंशन होता है। तो अगर छोटा सा भी ऑर्नामेंट है तो ये सारे निशान आपको उस पर मिलेंगे। ये एग्जाम के लिए नहीं, आपकी अपनी जरूरत के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। फिर हम देखते हैं आवश्यक कौशल। ये आपके लिए है कि अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपको कौन कौन से कौशलों की आवश्यकता है। सबसे पहला तो है संरक्षण कार्यविधि और शिकायत निवारण संस्थाओं की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक कौशल अच्छे होने चाहिए। परानुभूति, लोगों की समस्याओं को समझना और उन पे विवेकपूर्ण अभिवृत्ति, उनको समझाना, समझा के सही स्टेप लेना, ये आना चाहिए। फिर उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम, उनके विज्ञापन, उनके रिलेटेड सेमिनार, टॉक्स, इनके लिए कौशल होना चाहिए बोलने का। फिर गुणवत्ता मानक जो है, मिलावट, मिलावटी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, किस तरह से मिलावट होती है, उसकी चेकिंग किस प्रकार हम करेंगे, इसके बारे में भी जानकारी बहुत जरूरी है। फिर उपभोक्ता संरक्षण के कानून कौन कौन से हैं, उनके अधिकार क्या हैं, उत्तरदायित्व क्या हैं, इसकी भी पूरी जानकारी होगी। जब ये जानकारी होगी तभी तो आप ऐसे जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे या लोगों को समझा पाएंगे। तो ये सब चीजों की जानकारी जरूरी है। और ये किन कोर्सेज से मिलती है, इसके लिए आप पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों तरह के कार्यक्रम भी हो सकते हैं, मतलब BA भी हो सकता है और MA भी आप इसमें कर सकते हैं, MA या MSc। इसमें उपभोक्ता मामलों की समग्र जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है और इसी के साथ साथ उपभोक्ता संरक्षण का जो महत्व है, जो लॉज है, इन सब के बारे में बताया जाता है। इसको आप BSc होम साइंस, BA होम साइंस या फिर गृह व्यवसाय प्रबंधन, BBA सुना होगा ना, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बैचलर्स इन बिजनेस साइंसेस, इन दोनों में भी इसकी पढ़ाई करवाई जाती है। और इस विषय को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, उपभोक्ता अध्ययन, उपभोक्ता शिक्षा, व्यवहार, बहुत सारे नाम हैं जो कि आपको इसकी जानकारी देते हैं। लेकिन असली मुद्दा तो यह है कि आपको इसमें आगे जाके क्या मौके हैं। डेली लाइफ में तो आपने देख ही लिया आपके लिए कितना फायदेमंद है, उसके अलावा भी बहुत फायदे हैं इसके। नौकरियां बहुत है, सरकारी संगठनों में आप कार्य कर सकते हो, जैसे कि भारतीय मानक ब्यूरो, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों तक में आपको प्रबंधकीय और तकनीकी दोनों तरह के कार्यों पे नौकरी मिल सकती है। फिर स्वैच्छिक संगठन, हमने इनके बारे में भी पढ़ा था, जो NGOs हैं, वहां पर किस तरह से उत्पाद का परीक्षण होगा, जागरूकता कैसे फैलाई जा सकती है, लोगों को शिक्षण कैसे दिया जाए, सशक्तिकरण, पत्रिकाओं का प्रकाशन, इन सब का काम आप कर सकते हो। फिर जो निगमित कॉर्पोरेट व्यापारिक संस्थान है, वहां भी आप कार्य कर सकते हो। शिकायतों, सुझावों का संबंध प्रबंधन, सुविधा प्रभाग, ग्राहकों का डाटाबेस तैयार करना, उनसे बात करना। आपने देखा होगा कितनी जगह से आपके पास फोन आते हैं कि आपको कोई सामान तो नहीं खरीदना, आपने हमारे यहाँ से सामान खरीदा था, वो कैसा है, अगर आपने गाड़ी ली होगी तो उसकी सर्विसिंग का समय आ रहा है, आपने RO लिया है तो उसकी तो ये सारा कुछ जो है कंज्यूमर्स वाले इस फील्ड में आप कर सकते हो। फिर बाजार अनुसंधान संगठन, यहाँ तक कि अगर आप खाना खाने जाओ तो रेस्टोरेंट वाला भी पूछता है आपको खाना कैसा लगा, हम यहाँ क्या सुधार कर सकते हैं, कितने नंबर आप देंगे। तो ये सब क्या है, उपभोक्ताओं के व्यवहार की जानकारी, उनकी प्रतिपुष्टि या फिर फीडबैक, सुझाव लेना और ये देखना कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना लोगों ने स्वीकार किया। अगर एक ग्राहक स्वीकार करता है तो वो अपने द्वारा 10 और लोगों को बताएगा कि आपका प्रोडक्ट अच्छा, और वो भी उसे खरीदेंगे। तो ये अब समझ में आया है कि कंज्यूमर ही मार्केट का राजा है, जिसको वो पसंद करेगा वही उसमें आगे बढ़ेगा। फिर आप अपना निजी उपभोक्ता संगठन भी खोल सकते हो, जो कि उपभोक्ता के मुद्दों पर आगे कार्य करे। किसी राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में भी आप कार्य कर सकते हो, उपभोक्ता परामर्श सेवा, शिकायतें कर सकते हो, यह है ना,
ये है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर, इसमें आप नौकरी भी कर सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिर कई स्कूल और विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी जो है उपभोक्ता क्लबों में परामर्श देती हैं, काउंसलिंग करते हैं, और इन काउंसलिंग के द्वारा आप उनको जागरूक कर सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, और वहीं पर आप प्रबंधन और योजना भी कर सकते हैं कि किस तरह से परामर्शदाता के रूप में आप शैक्षिक और अन्य कलाओं का प्रबंधन कर सकते हैं। बच्चों को आप ट्रिप पर ले जा सकते हो, उनको सेमिनार करा सकते हैं, टॉक्स के थ्रू उनको जागरूक कर सकते हैं, और शिक्षण कार्य ये तो आप हर पढ़ाई के बाद कर ही सकते हैं विद्यालयों में, महाविद्यालयों में। फिर स्वतंत्र परामर्शदाता भी हो सकते हैं न्यायालयों में, अन्य वैकल्पिक शिकायत निवारण क्रियाविधियों में, जो आर्बिट्रेशन के कैंप्स होते हैं, जो एनजीओज होते हैं, वहां पर आप कार्य कर सकते हो। फिर दृश्य श्रव्य प्रचार विभाग, वहां की विषय वस्तुएं बना सकते हो, उनके एड्स बना सकते हो। अब तो ऑनलाइन भी बहुत सारा होता है, ब्लॉग्स लिख सकते हो। फिर उपभोक्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं, जहां पर आप प्रोडक्ट्स को चेक करते हो, उनका कंपैरिजन करते हो, मूल्यांकन करते हो, उनका विश्लेषण करते हो, यहाँ पर भी नौकरियां लग सकती हैं। उपभोक्ता सक्रियतावादी भी बन सकते हो, एक्टिविस्ट बन सकते हो, जो कि लोगों को, उपभोक्ताओं को उनके राइट्स के लिए जागरूक करे और न्यायालयों में उनकी पैरवी करके उनको हक दिलाए। जैसे मैंने अभी आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया था, कोई ना कोई उपभोक्ता एक्टिविस्ट ही तो होगा, कंज्यूमर एक्टिविस्ट, जिसने ये केस किया और उसको जीता। फिर पत्रकारिता, अगर आप लिखते अच्छा हो तो आप जर्नलिज्म में जा सकते हो, ब्लॉग बना सकते हो, व्लॉग बना सकते हो, चैनल बना सकते हो, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा वित्तीय प्रबंधन सीख के अगर आप चाहो तो अतिरिक्त प्रशिक्षण के साथ जूनियर लेवल से शुरू करके सीनियर लेवल तक आप जा सकते हो वित्तीय प्रबंधन में भी, जैसे कि बैंकिंग का हो गया, शेयर हो गया, मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियोज हो गए। तो अगर आप फाइनेंस की फील्ड में ले लो अनुभव, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो और इससे रिलेटेड भी आगे कार्य कर सकते हो। तो देखा कितने ज्यादा स्कोप है, कितना वाइड इसका मार्केट है जहां पर आप कार्य कर सकते हो। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक था ना। मेरे ख्याल से अब स्वीटी के साथ हम सबको समझ में आ गया, टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है, हमारे काम का भी है, और इसमें हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने हक को ले सकते हैं। तो अच्छा लगा हो तो थम्स अप करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि जैसा मैं कहती हूँ, नॉलेज इज फन ओनली व्हेन इट इज शेयर्ड विद एवरीवन। आपको नॉलेज बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है उसको लोगों के साथ शेयर करो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा देना। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, होम साइंस का जो लास्ट टॉपिक है, उसके बाद रिविजन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।